हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स मेट पर, जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट साइंस पेपर 2। शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस, जिसमें पहला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। जबरदस्त क्वेश्चन है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही होगा। तो जे थॉमसन ने किया, गोल्डस्टीन ने किया, रदरफोर्ड ने किया, हेनरी बेकरल ने किया, किसने किया? तो आपको उत्तर चला जाएगा ए पर, जे थॉमसन को। और आपके सामने दो और क्वेश्चन आ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज अगर जे थॉमसन ने किया तो प्रोटॉन की खोज किसने किया, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। तो आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ, ध्यान से याद कर लीजिएगा। या ट्रिक है ईटा पर नाचे। ईटा पर नाचे यानी ई यानी इलेक्ट्रॉन, ट यानी थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज किया थॉमसन ने। प यानी प्रोटॉन, र यानी रदरफोर्ड, प्रोटॉन खोज किया रदरफोर्ड ने। न यानी न्यूट्रॉन, च यानी चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज किया चैडविक ने। पूरा नाम है जेम्स चैडविक। तो इसे याद करिएगा, जबरदस्त ट्रिक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है? हाइड्रोजन अणु का नाम है या एक मौलिक कण है? ड्यूटेरियम का नाभिक है, अल्फा कण है, क्या है प्रोटॉन? ये तो आपको पता है कि पूरे संसार का हर एक वस्तु सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। उन कणों को हम परमाणु कहते हैं। ये है परमाणु। अब परमाणु के बीच में होता है नाभिक। ये परमाणु की कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं। और जो ये बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, इसमें आपका ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें रहते हैं। तो प्रोटॉन आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पर बात करते हैं एक मौलिक कण होते हैं। तीनों ही मौलिक कण होते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन एक मौलिक कण है। अच्छा, सबसे पहले इसकी जो संकल्पना की थी वो थे हमारे सबसे महान महर्षि कणाद जी। उसके बाद डाल्टन जी आए, डाल्टन ने थ्योरी दिया अनडिवाइडेबल का, कि जो परमाणु है वो विभाज्य नहीं है, यानी अविभाज्य है। बाद में मॉडर्न थ्योरी आई, आधुनिक थ्योरी, तो उस हिसाब से माना जाने लगा कि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज, जैसे कि मैंने ऊपर ही बता दिया, देखिए न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पर आप दिख रहा होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने? चैडविक। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन मौलिक कण है, किसका मौलिक कण है भाई? आवेश प्लस एक यूनिट तथा द्रव्यमान एक यूनिट है, या कोई आवेश नहीं होता तथा द्रव्यमान एक यूनिट है, कोई आवेश या द्रव्यमान नहीं है, या आवेश एक यूनिट तथा द्रव्यमान एक यूनिट है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये एटम है और ये एटम का नाभिक है। इस नाभिक में क्या बसा है? नाभिक में बसा है प्रोटॉन। नाभिक में बसा क्या है? प्रोटॉन बसा है और न्यूट्रॉन बसा है। ठीक है, और ये जो बाहर है यहाँ पर रहता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्जेस होता है और इसकी यूनिट 1 होती है। और प्रोटॉन पर भी प्रोटॉन पर प्लस होता है। ठीक है, दोनों पर जो आवेश होता है प्लस माइनस का बस फर्क है, बाकी सेम होता है। वो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पर माइनस रहता है और यहाँ पर बस प्लस रहता है। प्रोटॉन में 1.6 × 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन पर कोई चार्जेस नहीं, कोई आवेश नहीं, उस पर वो आवेश रहित है, उस पर जीरो है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है वो। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि आपका जो उत्तर है वो बी सही है। प्लस एक यूनिट होता है द्रव्यमान, एक्स का एक यूनिट होता है, क्योंकि प्लस और माइनस का इसमें बस फर्क है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या गलत है। निम्न में से क्या गलत है? आपका इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं, या न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के भार बराबर है, या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के भार लगभग बराबर है। ये क्या गलत है? ध्यान रखिएगा क्या गलत है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के भार बराबर है। ये आपका जो है पांचवा, इसका सी है, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब अल्फा कण एक पतली धात्विक पन्नी भेजे जाते हैं तो उनमें अधिकांश अल्फा कण पन्नी में से होते हुए सीधे निकल जाते हैं, इसका क्या है? तो अल्फा कण इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक भारी होते हैं, या अल्फा कण धनावेशित होते हैं, या परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, अल्फा कणों की गति अधिक होती है। इसमें से आपका कौन सा उत्तर सही होगा? तो आपका जो उत्तर है वो सी सही होगा, क्योंकि जब रदरफोर्ड ने यहाँ पर मेटल की पन्नी लेकर के उस पर अल्फा कणों की बमबारी कराई, तो बहुत से ऐसे कण थे जो सीधे निकल गए इसको, और कुछ ऐसे कण थे जो यहाँ से बीच से होकर के वापस निकल आए। जैसे नाभिक की भी यही खोज हो गई कि बीच में पता चला कि एक भारी
कोई चीज़ है जिसको नाभिक कहा गया, बाकी कुछ से टकरा करके यहाँ पर टेढ़े मेढ़े चले गए और बाकी कुछ सीधे निकल गए। तो जो सीधे निकल गए उससे ये पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है, खोखला है। ये किसके खोज से हुआ, तो रदरफोर्ड के खोज से हुआ था। नेक्स्ट है, परमाणु का नाभिक होता है, कैसा होता है, उदासीन, ऋणावेशित, धनावेशित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर जो है, परमाणु की नाभिक की बात की है हमने अभी। तो देखिए परमाणु का जो नाभिक है उसमें प्लस होता है, यानी न्यूट्रॉन बचता है, उसमें प्रोटॉन बचता है और प्रोटॉन में प्लस होता है। तो यहाँ कह सकते हैं परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। नेक्स्ट है आपका, परमाणु के नाभिक की खोज निम्न में किस वैज्ञानिक के प्रयोग पर आधारित है। बोहर, मोजले, रदरफोर्ड, थॉमसन। अभी मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया है कि परमाणु की नाभिक की जो खोज है वो रदरफोर्ड के खोज पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न में से किसके बराबर होता है। तत्व का परमाणु क्रमांक की बात करें, परमाणु क्रमांक जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है, ये क्रम से जो लिखे जाते हैं उनको परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, एक होता है परमाणु भार होता है, एक मॉलिक्यूलर मास होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ पर। तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो आपका जो उत्तर है यहाँ पर, नाभिक में उपस्थित जो है प्रोटॉनों की संख्या होती है। ये ध्यान रखिएगा। क्या क्वेश्चन का है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉनों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, या प्रोटॉनों की संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा, जो आपका उत्तर ए है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो मिलता है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार मिलता है आपको। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक परमाणु क्रमांक होता है, एक परमाणु भार होता है। आप पढ़े भी होंगे, याद भी किए होंगे, क्लास 7th, 8th, 9th, 10th में वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तत्व के परमाणु में 26 इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु भार 56 है। इस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो बड़ा सिंपल सा है, आप परमाणु भार में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा दीजिए, यानी 56 में से 26 घटा दीजिए, बचेगा 0, 5 में बचेगा 3, यानी 30 आ रहा है। आपका उत्तर बी सही है। आपका उत्तर कौन सा सही है, बी सही है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो परमाणु भार में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 55 तथा द्रव्यमान संख्या 120 है। इस तत्व के परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन, 120 में से 55 को घटाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या। सिंपल सा क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर क्या है, देखिए 120 माइनस क्या कर दीजिए 55 कर दीजिए, बचेगा 5, 11 5 जगह 6, 65 आ रहा है। आपका उत्तर 65 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है, इसमें 14 न्यूट्रॉन हैं, इसका परमाणु भार क्या होगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, आप दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 3 7 होगा, 1 1 2 का 27 आ रहा है, यानी उत्तर यही सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 व 20 है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से क्या कीजिए आप, देखिए कितना दिया है, 18 20 दिया, 18 कर लीजिए, 20 दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 3 38 हुआ। उत्तर नंबर डी आपका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कक्षा अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या, तो देखिए यहाँ पर ये है परमाणु, ये परमाणु की कक्षा है। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ये। अगला क्वेश्चन है द्वितीय कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। द्वितीय कक्षा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी में 18 है, तो यहाँ पर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम। तृतीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तृतीय कक्षा में द्वारा 18 इलेक्ट्रॉन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए। परमाणु क्रमांक 20, ठीक है, परमाणु क्रमांक 20 पे होता है कैल्शियम। ठीक है, अब इसका हमें बनाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। तो रखना शुरू कीजिए। 20 है तो 2 रख दीजिए, दूसरे 8 रख दिए, 8 2 10 रखा गया, बचा 10, फिर 8 रख दीजिए, 2 रख दिया लास्ट, यानी 2 8 8 2, यानी 2 8 8 2। आपका उत्तर जी सही है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियम की खोज किसने की। रेडियम की खोज किसने की। जबरदस्त क्वेश्चन है, आपका उत्तर चला जाएगा मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी ने किया था, दोनों लोग पति पत्नी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियम की खोज किस खनिज से हुई, तो ये आपका उत्तर चला जाएगा पीच ब्लेंड को चला जाएगा। इसका उत्तर रेडियम की खोज किससे हुई है, पीच ब्लेंड से हुई है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कण समतुल्य है, अल्फा कण समतुल्य है, ठीक है, अल्फा कण समतुल्य है, किसके समतुल्य है भाई? हीलियम नाभिक के, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, तो आप ध्यान रखिएगा हीलियम नाभिक के वो समतुल्य है। 23 नंबर पे चलते हैं, बीटा कण क्या है? बीटा कण क्या है? तो बीटा कण इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा, बीटा कण क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन है। गामा किरणें क्या है? उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन है या निम्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन? उच्च ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय किरणें है या उच्च ऊर्जा के पॉजिट्रॉन है? आपका उत्तर कौन सा सही होगा? तो आपका उत्तर सी सही होगा, उच्च ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी विकिरणों में कण नहीं होते हैं? कौन सी विकिरणों में कण नहीं होते हैं? तो आपका उत्तर चला जाएगा डी को, गामा किरणों में कण नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी वेदन क्षमता न्यूनतम है? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स की? कौन सा उत्तर सही होगा आपका? तो ये चला जाएगा आपका अल्फा किरणें, अल्फा किरणें इसकी वेदन क्षमता न्यूनतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर कि प्रोटॉनों की भेदन क्षमता कितनी होती है? प्रोटॉनों की भेद क्षमता कितनी होती है? तो आपका उत्तर चला जाएगा इलेक्ट्रॉनों से कम होती है, इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होती है, न्यूट्रॉनों से अधिक भी नहीं होती है, इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। आपका उत्तर कौन सा सही है? बी सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले एक रेडियोएक्टिव पदार्थ से प्राप्त विकिरणों को एक चुंबकीय क्षेत्र में एक दिशा में विक्षेपित हो जाने के बाद देखा गया, ये है क्या है भाई? अल्फा कण है, बीटा कण है, अल्फा तथा बीटा किरणें, अल्फा या बीटा किरणें, कौन सी है? तो आपका जो उत्तर है वो है अल्फा या बीटा किरणें है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कौन सा कथन सत्य है? समस्थानिक सदैव रेडियोएक्टिव होते हैं या बीटा किरणें सदैव ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं या एक्स किरणें सदैव ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं? गामा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित की जा सकती हैं। कौन सा उत्तर आपका होगा? तो 29 का बी सही है, 29 का बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ विकृत करते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ विकृत करते हैं। आपका उत्तर जो है यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा या ये सभी डी को चला जाएगा, डी को चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग निम्नलिखित के उपचार में होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग निम्नलिखित के उपचार में होता है, किसके? हृदय, चर्म, मधुमेह, कैंसर, किसके उपचार में होता है भाई? तो आपका उत्तर चला जाएगा डी को। नेक्स्ट है कि लकड़ी के पुराने टुकड़ों की आयु के निर्धारण के लिए कार्बन के किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो देखिए किसी भी, चाहे 500 साल पुराना हो, 1000 साल पुराना है, 100 साल, 200 साल, 500, जितने भी साल पुराना हो कोई भी लकड़ी, अगर उसकी आयु पता करनी है कि कितनी साल ये पुरानी है, तो यहाँ पर कार्बन डेटिंग किया जाता है, जिसको हम C14 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थायराइड कैंसर के उपचार में निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक उपयोग में लाया जाता है? तो आपका उत्तर चला जाएगा सी को, आयोडीन 131 को लाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्रणों में समांगी मिश्रण है, समांगी की बात की जा रही है यहाँ पर। समांगी और विषमांगी दो तरह के मिश्रण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ और नमक का जली विलयन जो है यहाँ पर समांगी मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिश्रणों में विषमांगी मिश्रण है। अब विषमांगी की बात की जा रही है, देखिए जो मिलाने पर मिक्स होने के बाद दिखे खड़ा जो दिखे या जो घुल जाता है वो समांगी, जो नहीं घुलता है वो विषमांगी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नमक व नौसादर जो है ये आपका विषमांगी, उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टलाइट कोलाइट से भिन्न है। विद्युत व्यवहार में, कणों की प्रकृति में, कणों के आकार में या विलेयता में कौन से में भिन्न है? तो ध्यान रखिएगा आपका कणों के आकार में भिन्न है। अगला क्वेश्चन है कोलाइड कणों का आकार निम्नलिखित सीमा क्षेत्र में होता है 10⁻6 से 10⁻19 मीटर, 10⁻9 से 10⁻12 मीटर, 10⁻3 से 10⁻9 मीटर या 10⁻12 से 10⁻14 मीटर। कितने के होता है? तो आपको ध्यान रखना है 10⁻6 से 10⁻9 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र कोलाइड तंत्र नहीं है? तो आपका उत्तर देखिए दो चीज़ें होती है, क्रिस्टलाव होता है, कोलाइड होता है। कोलाइड वो होता है जो चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से नहीं छने, और क्रिस्टलाव वो होता है जो चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से छन जाए। तो यहाँ कौन छन जाएगा? नमक का जली विलयन ये छन जाएगा, तो ये कोलाइड तंत्र नहीं है, क्योंकि गोंद, दूध और रक्त ये आपका कोलाइड तंत्र में आता है। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित कौन सा
पदार्थ जल के साथ कोलाइड विलयन बनाता है? नमक है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, चीनी है। तो आपका उत्तर चला जाएगा कोलाइड विलयन बनाता है स्टार्च, सी को चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहरा धुंध बादल है, क्या है? जल का वायु में वास्तविक विलयन है, या फिर जल का वायु में कोलाइडी विलयन, या वायु का जल में वास्तविक विलयन, या वायु का जल में कोलाइडी विलयन? कौन सा आपका उत्तर सही होगा? तो आपका होगा जल का वायु में कोलाइडी विलयन है कोहरा धुंध व बादल, क्योंकि कोहरा आपका देखिए जल ही है, धुंध व बादल तो देखिए कोलाइडी विलयन की तरफ काम करता है, मिल जाता है। ठीक है, धुआं क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हर दिन आप लोग इसका उपयोग करते हैं, धुएं का रोज देखते हैं आप लोग। कोयले के कणों का वायु में वास्तविक विलयन है, या कोयले के कणों में वायु की कोलाइड विलयन है, या जल का वायु में वास्तविक विलयन है, जल का वायु में कोलाइड विलयन है? क्या है आपका? तो ये आपका हो जाएगा कोयले के कणों का वायु में कोलाइड विलयन धुआं है, यानी बी उत्तर सही है आपका। चलिए अगला है दूध क्या है? दूध क्या है? ठोस द्रव में कोलाइडी विलयन है, या द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन, या द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन, या द्रव का द्रव में वास्तविक विलयन? तो ध्यान रखिएगा उत्तर आपका चला जाएगा सी को, द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन है। अगला क्वेश्चन है कि मक्खन क्या है? ठोस का ठोस में कोलाइडी विलयन है, ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन है, या द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन, ठोस का ठोस में वास्तविक विलयन है? तो आपका उत्तर चला जाएगा द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन। अगला प्रश्न है कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, या प्रकाश परावर्तन के कारण, या प्रकाश अवशोषण के कारण, विद्युतीय आवेशित कणों की उपस्थिति के कारण? तो ध्यान रखिएगा आपका उत्तर चला जाएगा ए को, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राउनी गति में कोलाइडी कणों की किस प्रकार की गति होती है? टेढ़ी मेढ़ी, घूर्णन गति, सरल रेखा गति, कोई गति नहीं? तो आपको ध्यान रखना है आपका उत्तर ए सही होगा, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहते हुए खून को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में कोलाइडी कणों की कौन सी क्रिया का उपयोग होता है? टिंडल प्रभाव का, स्कंदन का, ब्राउनी गति का, किसका प्रयोग होता है? तो ध्यान रखिएगा स्कंदन का प्रयोग होता है, फिटकरी स्कंदन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसी पदार्थ में अणुओं के बीच आकर्षण होता है, ठोस अवस्था में सबसे कम, या द्रव अवस्था में सबसे अधिक, गैस अवस्था में सबसे अधिक, या ठोस अवस्था में सबसे अधिक? किस में होता है? तो आपका उत्तर जो है यहाँ पर डी सही होगा, ठोस अवस्था में सबसे अधिक होता है। क्या? अणुओं के बीच आकर्षण बल। देखिए दो तीन जो पदार्थ होता है मैटर, वो 3 स्टेज में पाया जाता है। एक द्रव होता है, एक ठोस होता है, और एक गैस होता है। देखिए ठोस में सबसे अधिक, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल एकदम पास पास होता है, इसमें बहने का गुण नहीं है। द्रव में बहने का गुण होता है, गैस में तो बिल्कुल इसके कण दूर दूर तक बह जाते हैं, तुरंत उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन ठोस के कण इतने पास पास होते हैं, इतना आकर्षण बल होता है कि ये एक दूसरे को कभी छोड़ ही नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को कहा जाता है क्या? वायुमंडलीय दाब के बराबर। ध्यान रखिए हिमांक कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है, गलनांक, क्रांतिक ताप। तो आप ध्यान रखिएगा बी उत्तर सही है, आपको क्वथनांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है? ऊर्ध्वपातन यानी जो सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर जो है अमोनियम क्लोराइड जो है ये सीधा ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही संबंध है? तो वाष्पीकरण इक्वल टू वाष्पन प्लस संघनन, वाष्पीकरण इक्वल टू क्वथन प्लस संघनन, आसवन इक्वल टू क्वथन प्लस संघनन, या आसवन इक्वल टू गलन प्लस क्वथनन? कौन सा है? तो आपका उत्तर सी सही है। तो हमने कुल इसमें भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।